Good morning to you all. As I welcome you all in my YouTube channel, that Biology at Fingertips by सौरभ यादव सर. बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की कि सर ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक अच्छा चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, तो सर क्यों ना उसको स्टार्ट करिए और ताकि हम लोगों को ज्यादा हेल्प मिल सके. दैट्स वाई आई एम टेकिंग दिस चैप्टर, दैट इज द ह्यूमन रिप्रोडक्शन. और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, तो कब तक कंटिन्यू होंगी ये ऑफलाइन क्लासेस हम जानते ही नहीं हैं, कब से स्टार्ट होंगी. तो टिल डिपेंड्स अपॉन द सुप्रीम कोर्ट और जो भी हायर अथॉरिटीज हैं, जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं, उनके ऊपर डिपेंड है. लेकिन एग्जाम्स तो क्लियर है कि होंगे ही होंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको हम फ्रिक्वेंटली ले रहे हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, नंबर गेन कर सके. सो इन दैट कंटेस्ट मैंने सोचा कि मैं स्टार्ट करता हूं ह्यूमन रिप्रोडक्शन. और जब मैं पढ़ाऊंगा तो जो भी एक्स्ट्रा एज का मतलब जो चीजें एनसीईआरटी के एकदम लास्ट में दी हुई हैं, उन सब चीजों को भी क्लियर करूंगा. ध्यान रखिएगा. और हम लाइन बाय लाइन एक एक चीज को ध्यान से समझेंगे. ओके, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज द थर्ड चैप्टर ऑफ क्लास 12, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन. सो जैसे कि आप लोग बचपन में सुना होगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है. सो बेसिकली रिप्रोडक्शन कोई भी ऑर्गेनिज्म करती है इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स रेस, अपनी रेस को जिंदा करने के लिए, रखने के लिए. और जैसे कि दिन प्रतिदिन अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, पार्टिकुलरली अगर बात करें तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वहां पे वेरिएशन होगा. और जब वेरिएशन होगा और यही वेरिएशन जब लॉन्ग ड्यूरेशन में चलता है, तो जब लॉन्ग ड्यूरेशन में चलता है तो इवोल्यूशन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं द प्रोसेस थ्रू विच अ न्यू स्पीसीज इज फॉर्म इज बेसिकली कॉल्ड एज स्पेसिएशन. तो स्पेसिएशन भी होता है, किसकी वजह से होता है, तो वो होता है केवल रिप्रोडक्शन की वजह से. तो एक तो इंपॉर्टेंस ये हो गया कि अपनी रेस को जिंदा रखने के लिए, वेरिएशन को कच करने के लिए, नई स्पीसीज को फॉर्म करने के लिए, जिसको हम इवोल्यूशन कहते हैं. ओके, सो देखेंगे, एक ओवरव्यू लेते हैं कि क्या क्या चीजें हम लोगों को ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़नी है. वो चीजें आप एक एक करके नोट डाउन करिएगा. सबसे पहले हम पढ़ेंगे द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फिर हम पढ़ेंगे द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. एक मिनट. कुछ साउंड आ रहा था जो डिस्टर्बिंग था, इसलिए मैंने उसको बंद किया. पहले हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे गैमीटोजीनेसिस. गैमीटोजीनेसिस. सो ये गैमीटोजीनेसिस, ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, गैमीट और जीनेसिस. गैमीट सिंपली मीन्स द गैमेट्स which are found in male and female, or genesis means formation. So how the gametes formation taking place in case of male and in case of female, as we know that the male gamete is sperm and female gamete is ova. So हम ये सारा प्रोसेस पढ़ेंगे, that is known as the gametogenesis. फिर जो नेक्स्ट ओवरव्यू हम लेंगे वो लेंगे a important cycle. So
अब ये ना पूछ लेना कि सर ये साइकिल हमारे में नहीं होता है, क्यों केवल औरतों में होता है। तो एज दिस साइकिल ओनली टेक्स प्लेस इन केस ऑफ फीमेल, दैट इज नोन एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। और हर साल 1 या 2 क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, दैट इज रिलेटेड टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल। वी विल सी द डायग्राम, LH फेज, कौन सी फेजेस होती हैं यहाँ पे, कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ईच एंड एवरी कंसेप्ट वी विल डू अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, कब स्टार्ट होती है, कब खत्म होती है, ईच एंड एवरी कंसेप्ट वी विल डिस्कस। बट ये ध्यान रखना भाई और बहनों की केवल मेंस्ट्रुअल साइकिल कहां होती है, फीमेल में होती है, मेल में नहीं होती है। फिर हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। क्या पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन, जहां पे जैसे अगर बात करें गैमेटोजेनेसिस की, तो मेल में जो गैमेट बनेगा और जो फीमेल में गैमेट बनता है, तो मेल में गैमेट बनता है क्या, स्पर्म, फीमेल में गैमेट बनता है ओवा या एग। ओके, सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। जब ये दोनों गैमेट फ्यूज होते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा मेल और फीमेल गैमेट, जब कभी भी ध्यान रखिएगा कि जो फीमेल होती है, फीमेल के बॉडी के अंदर में ही मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का क्या होता है, फ्यूजन, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। सो जहां पे एग एंड स्पर्म का क्या होगा, फ्यूजन, तो जहां पे एग और स्पर्म फ्यूज होते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, फर्टिलाइजेशन। और जैसे देखिए ये है मेल और ये मान लीजिए फीमेल, मेल ने प्रोड्यूस किया स्पर्म, तो ध्यान रखिएगा हमेशा हमेशा ध्यान रखिएगा हमेशा जो गैमेट होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। सो एन मतलब हैप्लॉइड, फीमेल भी प्रोड्यूस करेगी, दैट इज गैमेट, दैट इज कॉल्ड एज ओवा, ओवा भी क्या होगा, हैप्लॉइड। सो स्पर्म एंड ओवा, दिस टू आर गैमेट, और जब दो गैमेट आपस में फ्यूज होंगे n+n, it will form 2n, that is known as डिप्लॉयड जाइगोट। क्या कहलाएगा, डिप्लॉयड जाइगोट। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, और जाइगोट के बाद क्या होगा, जाइगोट डेवलप्स इनटू द मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, बहुत सारी स्टेजेस देखेंगे हम, और ये धीरे धीरे डेवलप करके जो एम्ब्रियो होगा वो जाके चिपक जाएगा वॉल लेयर ऑफ यूट्रस पे, दैट इज नोन एज इम्प्लांटेशन। सो जैसे हम किसी पौधे को मिट्टी में इम्प्लांट करते हैं, उसी तरह से बच्चा जो होता है वो इम्प्लांट होता है कहां पे, यूट्रस पे। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। सो हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन, उसके बाद फिर इम्प्लांटेशन। इसके बाद जो छठा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हम देखेंगे वो होगा प्रेगनेंसी। क्या कहेंगे, प्रेगनेंसी। सो इट इज बेसिकली द पीरियड वेयर द होल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टेक्स प्लेस, यानी जहां पे पूरी तरह से एम्ब्रियो डेवलप होगा, और जनरली अगर बोले तो इसको हम लोग बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड, जहां पे पूरा एम्ब्रियो डेवलप होता है। लगभग अगर ह्यूमंस की बात करें, क्योंकि हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन डील कर रहे हैं, तो लगभग 9 महीने लगते हैं पूरा एम्ब्रियो डेवलपमेंट में। सो प्रेगनेंसी एंड द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ये सारी चीजें हम देखेंगे। इसके बाद लिस्ट बट नॉट द, अगर लास्ट की बात कर लें, जो एकदम लास्ट में हम पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, यानी
जब बच्चा 9 महीना का हो जाएगा तो उसकी डिलीवरी होगी। दिस डिलीवरी इज नोन एज व्हाट? पार्चुरेशन। और जैसे ही बच्चे की डिलीवरी होती है, मदर उसको फीड करती है अपने मिल्क से, और जो मिल्क कंटेंट होता है उसमें बेसिकली लैक्टोज पाया जाता है। दैट्स वाई द इनिशियल डेज अगर बोलेंगे, जहां पे 0 से लेकर 6 मंथ का बच्चा होता है, वहां पे वो मदर का मिल्क पीता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज लैक्टेशन। तो ये सारी चीजें हम एक करके देखेंगे। दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर गैमेटोजेनेसिस, जहां पे मेल में स्पर्म गैमेट बनेगा, फीमेल में ओवा। ओके, फिर हम देखेंगे एक स्पेशल साइकिल जो केवल पाई जाती है पुरुषों में नहीं, महिलाओं में ही पाई जाएगी, यानी फीमेल में पाई जाएगी। दैट इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिर हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, जहां पे एग और स्पर्म आपस में फ्यूज होगा। फिर जैसे ही होगा जाइगोट फॉर्मेशन, दैट मेल फीमेल, दैट इज मेल इज प्रोड्यूसिंग स्पर्म, फीमेल इज प्रोड्यूसिंग ओवा। दीज आर द गैमेट्स। गैमेट्स ऑलवेज हैप्लॉइड होते हैं। गैमेट जैसे ही फ्यूज होंगे डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा, और यही डिप्लॉइड जाइगोट डेवलप करके क्या बनाता है? होल एम्ब्रियो बनाएगा। क्या बनाएगा? होल एम्ब्रियो, यानी अ सिंगल सेल जाइगोट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ होल एम्ब्रियो। सो इस पूरे प्रोसेस को हम देखेंगे। फिर उसके बाद दैट इज द प्रेगनेंसी, यानी जहां पे आप एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। फिर लास्ट में डिलीवरी ऑफ बेबी, दैट इज नोन एज द पार्चुरेशन, एंड देन लैक्टेशन, दैट इज द इनिशियल डेज में अगर बात करें तो वहां पे बच्चे को मदर फीड करती है, दैट इज कॉल्ड लैक्टेशन। ओके, सो दीज आर द पार्ट्स दैट वी आर गोइंग टू डील। अब एक एक करके हम एक एक लाइन जो है एनसीईआरटी की, उसको काफी अच्छे तरीके से समझेंगे, और एक एक लाइन को हम करेंगे, क्योंकि अगर एम्स की बात करें तो एम्स में लाइन से भी क्वेश्चन उठा के दिया जाता है। सो अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। जो पहली लाइन लिखी होगी एनसीईआरटी में, अगर बात करें अकॉर्डिंग टू द पेज नंबर, तो 42 पेज नंबर पे जो लाइन लिखी होगी तो वो लिखी है, ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस ऑर्गेनिज्म। अगर बात करें तो जो पहली लाइन लिखी है दैट इज ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। अब ये दोनों टर्म्स बड़े इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग क्यों कह रहे हैं, और विविपेरस का मतलब क्या होता है, तो सुनिएगा। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जहां पे अगर कोई मेल है और एक क्या है, फीमेल है। तो पहले तो ये जान लीजिए, जब कभी भी आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डील कर रहे होंगे तो वहां वन पेरेंट नहीं होगा, वहां कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे? 2 पेरेंट। फर्स्ट दैट इज द मेल एंड सेकंड दैट विल बी द फीमेल। जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल बाइनरी फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, तो वहां पे सिंगल पेरेंट से नए यंग वंस डेवलप होते हैं। सो दैट प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन जैसे ही बात होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो कितने ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होंगे? एक है मेल, एक है फीमेल। तो हमेशा याद रखिएगा कितने पेरेंट होंगे? 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। मेल और फीमेल बोथ, दोनों के अंदर में एक प्रोसेस होगा दैट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। क्या होगी? गैमेटोजेनेसिस। एंड male will produce sperm, that is the gamete of male, and female will produce a gamete, that is ova. Okay, both these combine to form, then this process is known as fertilization. Which process? The process through which male
gamete, female gamete fuse with each other in order to form a diploid zygote that is known as what? Fertilization. So whenever in any organism fertilization is taking place between two organism or between two opposite sexes, then that process is called as sexually reproducing organism. That is known as the sexually reproducing organism. And whenever sexual reproduction is taking place, suppose this is the male, this is the female. So when male and female gamete combine to each other, when male and female gamete combine to each other, so half of the character is coming from which side? Male side. Half of the character is coming from which side? Female side. So the zygote will ultimately develop into embryo. This means the embryo which is developed is having 50-50 characteristics. This means 50% माता का 50% पिता का. इसीलिए क्या होता है, लोग बोलते हैं तुम्हारी नाक तो मम्मी जैसी मिलती है लेकिन तुम्हारा गाल जो है पापा जैसा मिलता है. ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि we are basically produced by the help of sexual reproduce. That is sexual reproduction. जब मेरे मम्मी पापा के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ होगा तब जाके मैं बनाऊंगा. इसीलिए आधे कैरेक्टर मम्मी के, आधे कैरेक्टर पापा के रहते हैं. सो इसीलिए बोला जाता है कि जो मेल और फीमेल अगर उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो ऑर्गेनिज्म जो नया बेबी आता है वो इट इज नॉट द एग्जैक्ट फोटोकॉपी ऑफ इट्स पेरेंट्स. दिस मीन्स जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होगा? वेरिएशन. एक टर्म है दैट इज कॉल्ड एज वेरिएशन. दिस मीन्स जब कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो एकदम एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा अपने पेरेंट्स की, वो उसके अंदर में कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा फ्रॉम इट्स पेरेंट्स. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा? वेरिएशन. क्या देखने को मिलेगा? वेरिएशन. बट अगर एसेक्सुअल की बात करेंगे वहां पे सिंगल पेरेंट होता है तो सिंगल पेरेंट से हमेशा नए जो ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं वो जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली सेम होते हैं, उनको हम क्लोन बोलते हैं. लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वहां वेरिएशन होगा. क्या होगा? वेरिएशन. और यही वेरिएशन अगर लॉन्ग ड्यूरेशन में चलता है, लॉन्ग ड्यूरेशन मतलब लाखों सालों तक चलता रहा, तो ये वेरिएशन लीड्स टू स्पेसिएशन. क्या बनाएगा? एक नई स्पीसीज का इजाद होता है दैट इज नोन एज स्पेसिएशन. एंड दिस प्रोसेस इज ऑल्सो दिस सिंपल प्रोसेस इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन. ओके, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आया होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जहां कितने गैमेट्स कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे? 2 पेरेंट्स. दोनों अपना अपना सेपरेटली क्या प्रोड्यूस करेंगे? गैमेट. और ये गैमेट्स बाद में फ्यूज होंगे. दैट इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन. सो जब कभी भी फर्टिलाइजेशन होता है बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स दैट इज कॉल्ड एज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा और जाइगोट के बाद क्या डेवलप होगा? एम्ब्रियोजेनेसिस. एंड एम्ब्रियोजेनेसिस से एम्ब्रियो बनेगा. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस. The process of formation of embryo is called as embryogenesis. तो जो ये embryo बनता है it is not the exact copy of its parents. उसके अंदर में वेरिएशन होगा. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लेड टू द वेरिएशन और यही वेरिएशन लंबे ड्यूरेशन तक चलेगा तो क्या करेगा? ये नई स्पीसीज फॉर्म होगी दैट इज नोन एज स्पेसिएशन. ओके, सो द आई थिंक द फर्स्ट टर्म इज क्लियर. जो दूसरा टर्म है दैट इज विविपेरस. सो इसको समझने से पहले 2 चीजें हम समझ लेते हैं. अपने आप चीजों को भाप लेंगे. एक होगा ओविपेरस ऑर्गेनिज्म और एक होते हैं विविपेरस ऑर्गेनिज्म. ठीक है, ओविपेरस ऑर्गेनिज्म एंड सेकेंड दैट इज द विविपेरस ऑर्गेनिज्म. सो ये 2 टर्म है जिसको हमें समझना है. ओके, सो ओविपेरस सिंपली मीन्स होता है
egg laying animals are called as oviparous. फॉर एग्जाम्पल अगर बात कर ले तो बर्ड की बात कर लेंगे, हेन की बात कर लो, एटसेट्रा. यानी जो ऑर्गेनिज्म सीधे सीधे या डायरेक्टली डजंट गिव बर्थ टू द यंग वन, लेकिन उसके जगह पे वो अंडा देते हैं और अंडे के ऊपर जनरली बर्ड और हेन उसको इंक्यूबेट करती हैं और कुछ समय बाद उसमें से चूजा निकलता है या समथिंग जो भी बेबी निकलता है. सो अल्टीमेटली दोज ऑर्गेनिज्म which lay eggs but they did not give birth to young ones, so they are known as the oviparous. यानी ovi means अंडा, ova simply means अंडा. यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या देते हैं, अंडा, जिससे अंडे से क्या निकलेगा, आपके चिक निकल सकते हैं. सो दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज ओविपेरस यानी एग लेइंग एनिमल्स. लेकिन दोज एनिमल्स which give birth to young one called as viviparous animals. तो उनको क्या कहेंगे हम, viviparous animals. यानी अगर हम अपनी बात कर लें तो हम जो रिप्रोड्यूस होता है बेबी वो एग्जैक्ट सेम होता है टू आवर सेल्फ. यानी हमारे में भी 2 हैंड है, उसके में भी 2 हैंड होंगे, लेग होंगे, नाक वाक सब ऐसा ही होता है. यानी जब कभी भी कोई ऑर्गेनिज्म अपने ही तरह प्रोड्यूस करता है कोई चीज डायरेक्टली, सो दोज एनिमल्स विच गिव बर्थ टू द यंग वंस कॉल्ड एज विविपेरस एनिमल्स. अगर बात करेंगे तो एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो उसमें आपका ह्यूमन आ जाएगा और अल्टीमेटली अगर बोले तो पूरे मैमल्स, क्या बोले, पूरे मैमल्स. लेकिन कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर कुछ तो मैमल ऐसे भी होते हैं जो एग ले करते हैं, या बेसिकली कुछ ऐसे मैमल्स भी होते हैं जिनको हम एक्सेप्शन में ले लेंगे. कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो है तो मैमल लेकिन क्या है, एक ले करते हैं एग. वो गिव बर्थ टू द यंग वंस नहीं देते हैं, वो डायरेक्टली बच्चे को जन्म नहीं देते हैं, बट वो क्या करते हैं, पहले अंडे देते हैं. सो कुछ ऐसे मैमल्स हैं जो एक्सेप्शन में आ जाएंगे, जैसे कि इकाइडेना, ECHIDNA एंड प्लेटिपस, PLATYPUS. ये दोनों के दोनों ओविपेरस मैमल्स होते हैं. क्या होते हैं, ओविपेरस मैमल्स होते हैं. इन दोनों को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी मैमल्स होते हैं वो सारे के सारे विविपेरस होते हैं. सो ओविपेरस सिंपली मीन्स एग लेइंग ऑर्गेनिज्म, विविपेरस सिंपली मीन्स दोज ऑर्गेनिज्म विच गिव बर्थ टू द यंग वन. तो जैसे हम अपनी बात कर लें, ह्यूमन बीइंग की बात कर लें, तो हम डायरेक्टली गिव बर्थ टू द यंग वंस करते हैं. दैट्स व्हाई वी आर विविपेरस. सो पहली लाइन दैट ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एंड विविपेरस इज ऑलमोस्ट क्लियर. नोट डाउन, egg laying animals are called as oviparous animals, for example bird, hen, and viviparous animals, those animals which give birth to the young ones called as viviparous animals. एक्सेप्शन की बात करेंगे, कुछ ऐसे होते हैं मैमल जो कि अंडे देते हैं, जैसे कि इकाइडेना और प्लेटिपस. ओके, नोट डाउन. आज हम बेसिकली कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार यूज होने वाले हैं. सो जो पहला टर्म है वो है गैमीटोजिनेसिस. मैंने पहले भी इसको बोला, गैमीटोजेनेसिस इज फॉर्म्ड बाय 2 वर्ड्स. गैमेट simply means that is formation of gamete, और genesis, gamete simply means
मेल और फीमेल गैमेट, और जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन. सो इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच मेल फॉर्म मेल गैमेट, female form female gamete. So writing the definition, that is formation of gamete is called as gametogenesis. फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें, सो मेल में मेल गैमेट को क्या कहते हैं? स्पर्म. स्पर्म इन मेल और ओवा इन फीमेल. नोट डाउन, गैमेटोजेनेसिस सिंपली मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, दैट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस. और अगर बात करें तो मेल में जो गैमेट होता है वो क्या होता है? स्पर्म. और जो गैमेट फीमेल में होता है उसको क्या बोलते हैं? ओवा. एक पॉइंट नोट डाउन जरूर करिएगा, गैमेट्स आर हैप्लॉइड इन नेचर. कैसे होते हैं? हैप्लॉइड इन नेचर. दिस मीन्स इट इज हैविंग हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम. अगर बात करें 46 क्रोमोसोम आए पूरे में, तो यहां पे कितने होंगे? 23 क्रोमोसोम्स. कितने होंगे? 23, हाफ. सो गैमेट्स आर यूजुअली हैप्लॉइड इन नेचर. सो ओवा को भी हम एन से दिखाते हैं और स्पर्म को भी एन से दिखाते हैं. सो हैप्लॉइडी इज डिनोटेड बाई एन. और अगर बात करेंगे जैसे एन, दैट इज फ्रॉम द मेल, एन फ्रॉम द फीमेल, दोनों फ्यूज हो जाएंगे तो क्या बनाएंगे? 2n. इसी 2n को हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्लॉयड जाइगोट. तो ध्यान रखिएगा, गैमेट हमेशा कैसे होते हैं? हैप्लॉयड इन नेचर. नोट डाउन. ओके. फिर जब हम नेक्स्ट टर्म की बात करेंगे जो गिवन है आपके एनसीईआरटी में, दैट इज इंसेमिनेशन. क्या बात कर रहे हैं? इंसेमिनेशन. सो इसको आप ऐसे समझ रहे हैं, इन मीन्स क्या होता है? में. अब ध्यान दीजिएगा, फर्टिलाइजेशन कहां होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में या मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में? तो क्वेश्चन का आंसर होगा कि सर फेलोपियन ट्यूब में एक जंक्शन होता है, 10th में पढ़ा होगा, एम्पुलरी स्टमक जंक्शन, और वहीं पे आपका फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि एग और स्पर्म मीट करता है. दिस मीन्स बेसिकली अगर बात करें तो फर्टिलाइजेशन कहां होता है? फर्टिलाइजेशन कहां होगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में. लेकिन अब भैया मेल से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में स्पर्म भी तो जाना चाहिए. सो जिस प्रोसेस के द्वारा, द प्रोसेस थ्रू विच मेल स्पर्म इज इंजेक्टेड इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. ध्यान रखिएगा, जिस प्रोसेस के द्वारा मेल का स्पर्म यानी मेल का जो पेनिस होता है, इट विल कम्स इन कंटेक्ट विद द वेजाइना पार्ट ऑफ द female, and ultimately the sperm will be discharged from penis into the where? Female reproductive tract. This process is called as insemination. Note this point, that is transfer of sperm into फीमेल genital tract called as insemination. ओके, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंसेमिनेशन, जहां पे जिस प्रोसेस के द्वारा स्पर्म ट्रांसफर होता है किस ट्रैक में? फीमेल
जेनाइटल ट्रैक्ट में, उसको हम लोग बोलेंगे इंसेमिनेशन। क्या बोलेंगे? इंसेमिनेशन। नोट दिस पॉइंट। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है जो हमको पढ़ना है, दैट इज फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन लिखने से पहले मैंने बोला जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो कितने पेरेंट इन्वॉल्व होंगे? 2 पेरेंट, दैट इज द मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट। दोनों के अंदर में एक प्रोसेस होगा जिसको बोलेंगे गैमीटोजीनेसिस, और मेल भी अपना मेल गैमेट बनाएगा, फीमेल फीमेल गैमेट बनाएगी। अगर मेल की बात करें, जो मेल गैमेट बनता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्म। क्या बोलेंगे? इट इज ऑल्सो हैप्लॉइड, दैट्स वाई वी आर पुटिंग एन। और जो ओवा होगा ये भी क्या होगा? हैप्लॉइड, दैट्स वाई वी आर पुटिंग एन। जब कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होगी तो वहां पे एक चीज होगा, मेल और फीमेल गैमेट दोनों आपस में क्या होंगे? फ्यूज होंगे, और n+n बन जाएगा 2n, दैट इज नोन एज डिप्लॉयड जाइगोट। सो द फ्यूजन, ध्यान रखिएगा, द फ्यूजन ऑफ sperm with ova, this process is called as fertilization. So the process through which male sperm and female ova fuse with each other, then this process is known as zygote. And when fertilization takes place, this process is called as fertilization, and this fertilization lead to the development of diploid zygote, and after that embryogenesis takes place, and embryo development will happen. तो इस तरह से अगर बोलें कि डेफिनेशन क्या होगा सर फर्टिलाइजेशन, सिंपल डेफिनेशन है, अगर देखेंगे सो क्या लिख सकता हूं मैं? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट leading to formation of diploid zygote called as, क्या बोलेंगे उसको? Called as fertilization. ओके, नोट डाउन कर लीजिएगा, दिस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। नाउ अगर बात करेंगे जो नेक्स्ट टर्म गिवन है आपके एनसीईआरटी में, दैट इज इम्प्लांटेशन। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ही डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्म होता है, कहां पे? एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे, उसके बाद डेवलपमेंट होता है जाइगोट का, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, ब्लास्टोसिस्ट, इस तरह से वो डेवलप कर करके पहुंचता है एक स्पेसिफिक लोकेशन पे जहां पे वो चिपक जाता है, और जितनी भी न्यूट्रिएंट्स होती हैं बिटवीन, मदर ही तो देगी, सो मदर के प्लेसेंटा से वो अटैच होता है, देन दैट पार्टिकुलर लोकेशन इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं उसको? यूट्रस। सो जब बेबी पूरी तरह से यूट्रस की वॉल से अटैच हो जाएगा, किस स्टेज पे? ब्लास्टोसिस स्टेज पे। ये जो ब्लास्टोसिस टर्म है इसको हम बाद में देखेंगे, अभी ध्यान रखिएगा, ब्लास्टोसिस स्टेज में वो जाके अटैच हो जाता है टू द यूट्रिन वॉल। सपोज करिए ये है आपका यूट्रस, ये आपका मान लीजिए इस तरह से हम लोग फेलोपियन ट्यूब है, ओके। सो यहां जो ये यूट्रस है, तो
तो यूट्रस में यहाँ पे आके अटैच हो जाता है क्या, जो अटैच होता है यूट्रस पे उसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। अब ये ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है इसको हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि द प्रोसेस ऐसी प्रक्रिया जहां पे जाइगोट मूव करके आता है कहां पे, यूट्रस पे, और इम्प्लांट होता है किस स्टेज पे, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे। इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। सो नोट डाउन करिएगा, डेफिनेशन दैट fertilization is followed by formation and development of ब्लास्टोसिस्ट। मैंने बोला ये टर्म हम बाद में देखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लास्टोसिस्ट। बस इतना ध्यान रखिएगा कि ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे वो आके कहां अटैच होता है, यूट्रीन वॉल पे और यूट्रस की वॉल पे, एंड इट्स अटैचमेंट टू यूटेराइन वॉल, दिस मीन्स द वॉल ऑफ यूट्रस called as इम्प्लांटेशन। इसी को हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ओके, नोट दिस पॉइंट। जब फर्टिलाइजेशन होता है एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे, उसके बाद ये जाइगोट जो होता है डेवलप करता है मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, ब्लास्टोसिस स्टेज पे जब वो पहुंचता है तब वो जाके अटैच होता है टू द यूट्रस वॉल। दैट यूट्रस वॉल, क्योंकि यूट्रस इज अ पार्ट ऑफ मदर, और ये मदर का जो पार्ट है इसी से अटैच हो जाता है आपका जो डेवलपिंग जाइगोट है या डेवलपिंग एम्ब्रियो है, सो दैट द न्यूट्रिएंट्स कैन बी transferred from the mother to the fetus easily by the help of umbilical cord, okay, or by the help of the placenta. So that process through which the blastocysts implanted on the uterine wall called as implantation. क्या बोलेंगे उसको, implantation. जो नेक्स्ट टर्म हमको पढ़ना होगा वो है दैट इज गैस्टेशन। तो गैस्टेशन का मतलब बिल्कुल ये मत समझना कि गैस बनता है, नहीं। गैस्टेशन का मतलब है सिंपली अगर बोले तो जो टाइम पीरियड, द टाइम पीरियड विच इज टेकन बाय द और विच इज टेकन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, किसके लिए, इम्ब्रियो। यानी अगर बेसिकली अगर बात करें कि जहां पे पूरी तरह से इम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, गैस्टेशन। अगर मैं बोलूं ह्यूमन बींग्स की बात करूं तो हमारे अंदर में जो नॉर्मली गैस्टेशन पीरियड, देखो मेरे अंदर नहीं क्योंकि मैं मेल हूं, मैं फीमेल नहीं हूं, ठीक है। तो जो गैस्टेशन पीरियड होगा वो उनका होता है, फीमेल का होगा नॉर्मली, तो 9 मंथ्स का गैस्टेशन पीरियड होता है। सो अगर मैं बोलूं तो इसको बोल सकता हूं पीरियड ऑफ embryonic development, period of embryonic development called as gestation period. सो ये समय है जहां पे जाइगोट के बाद पूरी तरह से एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा। कहां पे, लगभग अगर बात करें यूट्रस वॉल के आसपास में, तो ये पूरी जो प्रक्रिया है, पूरा प्रोसेस है, उसको हम लोग बोलते हैं, पूरा जो समय काल है, पीरियड है, उसको हम लोग बोलेंगे गैस्टेशन। क्या बोलेंगे, गैस्टेशन। सो पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कॉल्ड एज गैस्टेशन पीरियड। अगर बात करें इन ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग में जो गैस्टेशन पीरियड होता है, नॉर्मली वो होता है 9 मंथ्स। ओके, नोट दिस पॉइंट। यूजुअली कितना होगा, 9 मंथ्स। और जब पूरी तरह से बेबी तैयार है, तो जब लास्ट में एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी
डिलीवरी होती है बेबी, जहां पे बेबी एक्सप्लूड आउट करके बॉडी से बाहर आता है, देन दिस प्रोसेस और द डिलीवरी ऑफ बेबी इज नोन एज पार्ट्यूरेशन। सो इसको भी नोट डाउन कर लें, डिलीवरी ऑफ बेबी इज नोन एज पार्ट्यूरेशन। डिलीवरी ऑफ बेबी इज नोन एज पार्ट्यूरेशन। तो जिस समय डिलीवरी होती है बेबी की, जहां पे वो बॉडी से बाहर एक्सक्लूड आउट होता है, उस टर्म को बोला जाता है पार्ट्यूरेशन। क्या बोलेंगे? पार्ट्यूरेशन। नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को। अब अगर बात करें, एक टर्म दे रखा है प्यूबर्टी। क्या दे रखा है? सो ये जितने भी इवेंट्स होते हैं, गेस्टेशन, प्रेगनेंसी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन, गैमेटोजेनेसिस, जो भी हमने पढ़े, ये जनरली जो टर्म्स हमने पढ़े हैं, ये सारी की सारी चीजें कब स्टार्ट होती हैं? चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, तो एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। अगर मेल की बात करें तो लगभग 14 वर्ष में वहां पे उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। जैसे अगर बात करें तो यहाँ पे आपके क्या डेवलपमेंट हो जाएगा, ये मोस्टेक का डेवलपमेंट होना। फीमेल की बात करें, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, उनकी वॉइस श्रील हो जाना, काफी पतली हो जाती है, हमारी भैंसा की तरह हो जाती है, फट जाती है, ठीक है, ड्यू टू एडम्स एप्पल। तो ये सारी चीजें, ये कुछ हार्मोनल लोचा होता है हम लोगों के अंदर में, इसकी वजह से होती हैं। और ये बेसिकली ड्यू टू द हार्मोन दैट इज नोन एज द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो मेल में होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आपके फीमेल में होगा। तो ये जनरली अगर बात करें तो ये जो लोचा होता है ना, ये जनरली 14 ईयर्स के और 13 ईयर्स के आसपास में, दिस मीन्स प्यूबर्टी के आसपास में ही मेल गैमेट दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल गैमेट दैट इज ओवाजेनेसिस, ये सारी चीजें कब होती हैं? प्यूबर्टी के समय पे ही होती हैं। ओके, नाउ द थिंग विच इज गिवन इन द एनसीईआरटी, दैट एक रिमार्केबल डिफरेंस है बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन मेल एंड फीमेल। व्हाट? दैट इज ए रिमार्केबल difference between the reproductive events in male and female। भैया ऐसा क्या है? दैट इज कॉल्ड एज रिमार्केबल डिफरेंस, यानी बहुत बड़ा डिफरेंस है जो यूजुअली देखा जाता है इन द रिप्रोडक्टिव इवेंट ऑफ मेल एंड फीमेल। तो कोई नहीं है यार, छोटा सा है, इतना बड़ा वो नहीं है जितना बड़ा आप सोच रहे हैं। डिफरेंस इज दैट कि मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस थ्रू आउट द लाइफ भी चल सकती है, लेकिन नियरली अगर बोले तो 80 ईयर के आसपास तक मेल स्पर्मेटोजेनेसिस कर सकता है, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन उसके अंदर में होता रहता है। लेकिन अगर बात करेंगे फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल में एक पार्टिकुलर स्टेज पे स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुएशन, जहां पे आपका ओवा फॉर्मेशन टेक्स प्लेस करता है। पहली बार वो अंडे प्रोड्यूस करती है, दैट इज कॉल्ड एज द मिनार। और जब वो 50 वर्ष के आसपास होती है, 50 ईयर्स, नियर अबाउट 50 ईयर्स, तो वहां पे मेनोपज आ जाता है। उसके बाद उसके अंदर में कोई भी एक प्रोडक्शन डेवलपमेंट नहीं होता है। इसीलिए बोला जाता है कि मर्द और घोड़े कभी भी बूढ़े नहीं होते हैं। सो यही बेसिक डिफरेंस दे रखा है कि स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू रहता है किसके अंदर में? मेल के अंदर में, क्योंकि स्पर्म तो मेल ही बनता है ना। स्पर्म फॉर्मेशन continues even in old men, बट अगर बात करेंगे फीमेल की तो वहां पे ओवम का फॉर्मेशन खत्म हो जाता है नियर अबाउट 50 ईयर्स ऑफ एज। बट फॉर्मेशन ऑफ
ओवम और एग सीजेस यानी बंद हो जाएगा इन वुमेन अराउंड एज ऑफ 50। तो जब वो 50 साल की होगी तो वहां पे उसका अंडे बनने जो होंगे वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर बात करेंगे इवन इन ओल्ड मैन यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन आपको देखने को मिल सकता है इवन इन द ओल्ड मैन। सो ये बेसिक लेक्चर था अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जहां पे आप लोग 42 पेज नंबर के जो स्टार्टिंग की लाइन से जो टर्म्स है उसको मैंने प्रयास किया बेसिकली समझाने के लिए। तो मैं ईच एंड एवरी लाइन जो होगी एनसीईआरटी को, बिकॉज हर लाइन इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी को, इसको लेके चलूंगा। सो थैंक यू ऑल, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हुआ है तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू ऑल।